नमस्ते दोस्तों। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। औरों को तो सिर्फ यही लगता है कि जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त किए हैं वो किस्मत से प्राप्त किए हैं, और अगर आप सफल नहीं होते हैं तो उन्हीं लोगों को दुख होता है जो आपका संघर्ष देखे हैं। तो इसी के लिए दूसरे की बात पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने लक्ष्य के लिए जो कर सकते हैं वही करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 17 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, भारत को भेड़िया योद्धाओं की जरूरत नहीं है, मतलब कि इंडिया डजेंट नीड उल्फ वॉरियर्स। अभी हाल ही में भारत और मालदीव के संबंध खराब हो गए हैं, ठीक है। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया में कुछ फोटोज डाले थे, उस पे अनेक मालदीव के नेताओं ने कमेंट कर दिया और बहुत ज्यादा अपमानजनक कमेंट किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, ठीक है। तो इसी के लिए विवाद बढ़ गया और दोनों देश के नागरिकों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे के विरुद्ध बहुत ही अपमानजनक कमेंट किए, ठीक है। तो इसी और अभी हाल ही में सबसे पहला जो विजिट किया गया है इस साल का मालदीव के द्वारा वो चीन में किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीन की तरफ झुकाव को दर्शाता है। तो इसी समय यहाँ पे कहा जाता है कि वुल्फ वॉरियर की आवश्यकता है भारत को। क्या? तो वुल्फ वॉरियर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले चाइना से आया है। चाइना का जब कोविड-19 के समय लगातार वैश्विक स्तर पर विरोध किया जा रहा था, ठीक है, जो कोविड-19 के स्प्रेड से संबंधित खबरों को छुपाया गया था चाइना के द्वारा, तो उसी के संबंध में चाइना के द्वारा वुल्फ वॉरियर का उपयोग किया गया। तो इसकी विशेषता क्या होती है? सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद को यह बढ़ावा देता है। वहां के जो नेता होते हैं अपने देश के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, और जो नेता होते हैं वो टकराव संबंधी बयानबाजी करते हैं, ठीक है, टकराव क्रिएट करते हैं कि हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। वो अपमानजनक बातें करते हैं, सोशल मीडिया हो गया या फिर साक्षात्कार के थ्रू लगातार विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं जिस देश से भी उसका टकराव चल रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है वुल्फ वॉरियर, जो कि राष्ट्रवाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत को कहीं राष्ट्रवाद की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसी के संबंध में कुछ चीजों को हम लोग ध्यान से पढ़ लें कि भारत और मालदीव के बीच में संबंध क्यों खराब हुए, क्यों यहाँ पे जो पर्यटन का है मामला लगातार जो है कहा जाता है कि मालदीव में बहुत बड़ी मात्रा में जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है वहां के टूरिज्म पे, ठीक है। लेकिन इस तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक जो कमेंट किया गया सोशल मीडिया पे, पपेट बताया गया प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल का, इसी कारण जो है लगातार विवाद बढ़ गया और वहां बहुत बड़ी संख्या में जो भारतीय पर्यटन थे उनके होटल्स को रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये बाइकआउट मूवमेंट चलाया गया। तो इससे क्या क्या कारण है हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। और चीन के तरफ जो करीबियां हैं वो कहीं ना कहीं चीन का जो आकर्षण करने का जो मुख्य बिंदु है उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, प्रधानमंत्री जन मन, ये याद रखिएगा जनधन नहीं है, तो यह सुनिश्चित करेगा लाभार्थियों को कि कोई भी छूट ना जाए। मेनली जो है ये जनजातियों के कल्याण के लिए ये योजना लाया गया है, ठीक है। पीवीटीजी मतलब कि पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इसी के कल्याण के लिए ये योजना चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। इसमें 18 स्टेट्स और यूटी शामिल है, ठीक है, जहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनजातियों कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पे लगभग 11 जो है क्रिटिकल इंटरवेंशन चलाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पक्का घर हो गया, हर घर में नल हो गया, गांव गांव तक सड़क हो गया, हर घर में बिजली हो गया। उसके बाद शिक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं, कौशल विकास के कार्य किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो जनजातीय समूह हैं जो अलग थलग रहते हैं, छोटे समूह में रहते हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि मुख्य धारा में ज्यादा से ज्यादा मिलाया जा सके। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, दिल्ली मुख्य सचिव के विस्तार में न्यायिक विरोधाभास, मतलब कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2023 में मामले का आलोचना किया गया जिसमें गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी दिल्ली के मुख्य सचिव को 6 महीने के उनके जो कार्यकाल थे उनके टेन्योर को बढ़ाने की बात की गई। इसी के लिए यहाँ पे जो है विवाद उत्पन्न हो गया है। तो यह कहीं ना कहीं जो है वो संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में न्यायालय की कथित असंगतता को दर्शाता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में और संवैधानिक तर्क और पिछले न्यायिक ज्ञान के क्षरण के बारे में भी चिंता को व्यक्त किया जाता है। तो इसके बारे में कुछ मुख्य बातों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया डजंट नीड वुल्फ वॉरियर, ठीक है। भारत को ज्यादा राष्ट्रवाद या फिर
कटुतापूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। मालदीव के साथ अगर संबंध खराब हुए हैं तो भारत का प्रयास रहेगा कि मालदीव के साथ संबंधों को सुधारा जा सके, जिससे हम अपने हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। और चीन का जो लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रलोभनकारी नीतियां अपनाई जा रही है, चीन के द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा है विभिन्न प्रकार का मालदीव के द्वारा, तो उसे सचेत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास में कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मालदीव का बहिष्कार करने के लिए हैशटैग के साथ एक अभियान चलाया। ठीक है, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया था, जिसके कारण मालदीव सरकार ने कुछ उप नेताओं को भी निलंबित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बाक युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इसी कारण मलसा शरीफ, मरियम शिवना, महजूम माजिद को निलंबित किया गया था, जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थी ट्विटर पे। ठीक है, और यह भी स्पष्ट किया कि उनके विचार जो है वो आधिकारिक नहीं थे या सरकार द्वारा साझा नहीं किए गए थे, ये किसी भी व्यक्ति का वो व्यक्तिगत विचार था। तो चीन के करीब जा रहा है लगातार जो है मालदीव। अभी इस साल का पहला जो है विदेश दौरा जो है मालदीव सरकार के द्वारा चीन में ही किया गया है। तो यह बहुत संभव है कि मालदीव के अधिकारियों की टिप्पणियां जानबूझकर की गई थी, क्योंकि वे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चीन यात्रा से पहले की गई थी। तो श्री मुइज्जू ने अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक महत्वपूर्ण चीन समर्थन का भी रुख दिखाया है। 2023 में उनके चुनाव अभियान में भारत विरोधी बयान भी शामिल थी। उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने और व्यापार संबंधों को सुनिश्चित करने का भी वादा किया। भारत के पक्ष में काफी हद तक पहले झुकाव था, परंतु अब धीरे धीरे देखा, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीन के फुजियान प्रांत की अपनी हाल के यात्रा के दौरान श्री मुइज्जू, जो कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 से पहले जो मालदीव और चीन के बीच में संबंध था उसको और बेहतर किया जाए। मतलब कहा जाता है कि मालदीव का जो नंबर 1 बाजार था वो चीन ही था। चीन से ज्यादा सामान खरीदा जाता था मालदीव में, और उन्होंने चीन से उस स्थिति को फिर से हासिल करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है मालदीव के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। तो चीन और मालदीव ने भी अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ावा देने की बात की गई। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ की खोज में मालदीव का सम्मान और समर्थन करता है। ठीक है, ये दोनों की बातें यहाँ पे की गई है। चीन चाहता है कि मालदीव जो है वो भारत की छाया से बाहर निकले। यह अपने आधिकारिक बयानों में राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देकर मौजूदा मानदंडों और नियमों को अमान्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य जगहों पर चीन के प्रयासों के अनुरूप है। ये चीन लगातार ये प्रयास करता है कि भारत का जो प्रभुत्व है हिंद महासागर में वो कम हो जाए, और हिंद महासागर का नाम ही हिंदुस्तान के कारण पड़ा है। भारत की चाहत क्या है? तो मालदीव के साथ भारत का समय के साथ बना संबंध बहुत ही बेहतर है। हालांकि मालदीव को भारत की जरूरत है, ऐसा सच है कि दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, और भारत को भी मालदीव की उतनी ही जरूरत है, क्योंकि मालदीव जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है, और इसने इस्लामिक सहयोग संगठन में भी लगातार भारत का समर्थन किया है। ठीक है, तो एक महत्वाकांक्षी महान शक्ति को अपने राष्ट्रीय, यहाँ पे भारत की बात की जा रही है कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और बाकी जो पड़ोसी देश हैं उसके सभी हितों के लिए ध्यान से कदम उठाने की आवश्यकता है, और अपने पड़ोसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में भी सक्षम होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता आए तो उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई, मतलब कि सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है वो बेहतर करेंगे। इसके सबसे अच्छे मिश्रित परिणाम मिले। पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करते समय भारत ने एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य थीम का इस्तेमाल किया। इसके बारे में श्री मोदी ने अपने मुख्य भाषण में भी इस बात को विस्तार से कहा। तो भारत देश और विदेश में बहुत ज्यादा अभी प्रचलित है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है उस तरह का कि वैश्विक स्तर पे बहुत सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब मालदीव जैसे छोटे पड़ोसी देशों को संभालने की बात आती है तो भारत और भारतीय सोशल मीडिया वैश्विकवादी के बजाय भेड़िया योद्धा अवतार ले लेते हैं, इसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे शुरुआत तो कहीं ना कहीं मालदीव के द्वारा किया गया था, मालदीव के नागरिकों को द्वारा बहिष्कार किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद ही भारत के सिटीजन के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि भारत और मालदीव का संबंध बहुत ही मायने रखता है हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, चीन को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब चीन की बात कर लेते हैं। तो जब चीन को इस बात पर वैश्विक
आलोचना का सामना करना पड़ा कि कोविड-19 महामारी बनाने से रोकने में कैसे विफल रहा, तो चीन ने दुनिया के सामने जुझारू और असंवेदनशील भाषा का सामना किया, जिसे भेड़िया योद्धा कूटनीति के रूप में जाना जाता है। उसी को वुल्फ वॉरियर भी कहा जाता है, जबकि यह चीन में घरेलू स्तर पर काफी लोकप्रिय है, क्योंकि वुल्फ वॉरियर के नाम से एक चाइनीज मूवी भी है, उसी का उपयोग यहाँ पे चाइना के राजनीति में किया जाता है। तो दुनिया ने चीन के व्यवहार में अपराध की स्वीकारोक्ति देखी। हालांकि चीन के लिए यह केवल उनकी धारणा का प्रतिबिंब था कि दुनिया जो है वो देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उसका उचित स्थान देने से इनकार कर रही है। ठीक है, तो भेड़िया योद्धा कूटनीति के माध्यम से चीन ने दुनिया को बताया कि कैसे उसकी राजनीति प्रणाली पश्चिम की तुलना में महामारी से निपटने में बेहतर रही। वही बात है, राष्ट्रवाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात की जाती है और दूसरे जो देश है उसकी आलोचना की जाती है। उसकी जो प्रकृति है, दूसरे देश का जो इमेज है वो वैश्विक स्तर पर खराब किया जाता है चाइना के द्वारा। ठीक है, तो चीन में भेड़िया योद्धा मतलब कि वुल्फ वॉरियर राजनयिक अक्सर विदेशों से शत्रुता के रूप में चीन के हितों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वे अन्य प्रणालियों की तुलना में अधिक कुशल होने और जनता की भलाई करने में बेहतर होने के नाते अधिनायकवाद, यहाँ पे ये शब्द याद रखिएगा, अधिनायकवाद की बयानबाजी का सहारा लेते हैं। और मालदीव को लेकर भारत के सोशल मीडिया योद्धाओं का रुख भी इससे बहुत अलग नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं प्लानिंग किया गया है चाइना का। ठीक है, जिससे संबंध खराब हो रहे हैं भारत और मालदीव, क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का संबंध खराब होगा तो फायदा चाइना का ही होगा, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, वहां पे नेवल बेस बना सकता है। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो हिंद महासागर को कंट्रोल कर सके। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि भारत को नहीं बनना चाहिए वुल्फ वॉरियर। जिस तरह से चाइना का जो उपयोग किया जा रहा है, चाइना के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है वुल्फ वॉरियर का कॉन्सेप्ट, उसको भारत के द्वारा यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है भारत को कि मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर करे। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ये प्रधानमंत्री जनमन लाभार्थी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी छूट ना जाए। ठीक है, मतलब कि ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाया गया है, इससे पीवीटीजी, ठीक है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो किसी भी हाल में छूटे नहीं चाहिए लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ दिए जाए। तो इसी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। मेरे लिए जो ये आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जनमन योजना, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 15 नवंबर को ही झारखंड दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 को ही बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो उसी के दिन पे मनाया जाता है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी दौरा किए थे झारखंड का, तो झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के दिन ही ये लॉन्च किया गया योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना। इसका उद्देश्य जो है वो सड़क, दूर संचार की कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अस्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना। तो इसकी जागरूकता सृजन कैसे हो रही है? तो सरकार आदिवासियों के लिए बनाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन और जागरूकता को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। तो भूमिका क्या है? इस योजना को 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें जनजातीय मामलों का मंत्रालय प्रमुख भूमिका निभाएंगे। लाभार्थी कौन है? तो सरकार ने देश के 22,000 से अधिक गांव में रहने वाले लाखों की आबादी वाले 75 आदिवासी समुदाय, मतलब कि 75 पीवीटीजी, ठीक है, और आदिम जनजातियों की पहचान की जाएगी। तो इसका मुख्य केंद्रण है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी के लिए 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस, जिसके लिए जैसे पक्का मकान हो गया, रोड कनेक्टिविटी हो गया, उसके बाद हर घर में स्वच्छ जल हो गया। ठीक है, और ये कहाँ उपयोग किया जा रहा है? 18 राज्य और यूटी में। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लियर लिखा गया है सबको पक्का मकान हो गया, उसके बाद हर घर नल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, शिक्षा के लिए हॉस्टल्स, उसके बाद कौशल विकास, दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, उसके बाद सबको पोषण, उन्नत आजीविका के लिए भी प्रबंधन किए जा रहे हैं। उसके बाद दूर दराज गांव तक मोबाइल को, नेटवर्क को भी उपलब्ध कराने की बात की जा रही है। ठीक है, सेफ हाउस, क्लीन वाटर, इम्प्रूव एक्सेसिंग फॉर एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हर जगह एक ही बात लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्य काम है प्रधानमंत्री जनमन योजना का, एम्ड टू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पीबीटीजी ग्रुप्स एंड इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए ही लगभग 24,000 करोड़ की ये योजना शुरू की गई है। ठीक है,
तो इसके कुछ और मुख्य बातें जान लेते हैं, जैसे पीबीटीजी होता क्या है। ठीक है, उसी को कहा जाता है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या फिर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो 750 एसटी में से 75 जो है पीबीटीजी ग्रुप में आते हैं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 27.6 लाख के साथ 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। तो ये जो आकलन किया गया है, तो ढेबर आयोग, ये नाम याद रखिएगा, ढेबर आयोग ने 1973 में सबसे पहले पीबीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था। तो पीबीटीजी का कॉन्सेप्ट लाया ढेबर आयोग के द्वारा। जो जनजातीय समूहों में सबसे कम विकसित समूह हैं, उन्हीं को पीबीटीजी का दर्जा दिया गया। पीबीटीजी जो है 2006 में भारत सरकार ने पीबीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या फिर पीबीटीजी कर दिया गया। विशेषताएं क्या हैं? वे अधिकतर समरूप हैं, छोटी आबादी है, इसमें अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग थलग है और सामाजिक संस्थाएं एक सरल सांचे में ढली हुई है। तो लिखित भाषा का अभाव है इनके बीच में और अपेक्षाकृत सरल तकनीकों और परिवर्तन की धीमी दर है। स्टैटिक्स की बात करें तो उच्चतम पीबीटीजी जो है, सबसे ज्यादा पीबीटीजी जनजाति जो है वो ओडिशा में है, लगभग 13। ठीक है, 75 टोटल जो है भारत में, उसमें 13 जो है ओडिशा में है और इसके बाद 12 जो है वो आंध्र प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ में 7 पीबीटीजी है, जिसके नाम है कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, ठीक है, अबुझ हमाड़िया। तो यही सारे कुछ पीबीटीजी हैं छत्तीसगढ़ में। पीबीटीजी के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो इसे पीबीटीजी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए 2008 में स्थापित किया गया था प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन। इसे पीबीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधारने, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे में विकास करने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में पेश किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास योजना। तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चुनौतियां क्या क्या है इन योजनाओं का जो पीबीटीजी के उत्थान के लिए लाया गया है? तो डेटा की अशुद्धि या फिर डेटा उपलब्ध नहीं है पर्याप्त रूप से, पीबीटीजी की कितनी जनसंख्या है, कौन किस क्षेत्र में रहते हैं पार्टिकुलरली, ठीक है, तो उनका उपलब्धता नहीं है। पीबीटीजी पर वर्तमान डेटा की कमी है क्योंकि 1951 के बाद से किसी भी जनगणना में उनका अलग से हिसाब नहीं किया गया। ठीक है, उसे एसटी ही माना जाता था पहले। अब 750 में मात्र 75 ही पीबीटीजी है। तो पारदर्शिता का अभाव, वर्तमान परियोजना जो है वो आधारभूत सर्वेक्षण के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन परिणाम जो है वो सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। जवाबदेही की कमी, इस योजना में कई मंत्रालय जो है वो शामिल हैं। इससे ओवरलैपिंग पर परस्पर विरोधी जनादेश, सेवा वितरण में अंतराल आदि की समस्या भी देखी गई है। पारिस्थितिकी विविधता का नुकसान, जैसे सड़क निर्माण जैसे कुछ हस्तक्षेप जो है वो, क्योंकि पीबीटीजी जो है वो प्राकृतिक स्थान पे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो प्राकृतिक जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अगर सड़क का निर्माण होता है तो उनका कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का हस्तक्षेप होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत का नुकसान, यह योजना जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास आदि प्रदान करती है, इससे उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का नुकसान हो सकता है और उनकी लचीलापन और अनुकूलनशीलता भी कम हो जाएगी। स्वायत्ता का भी अभाव होता है। मोबाइल कनेक्टिविटी, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र और बंधन विकास केंद्र पीबीटीजी को राज्य और बाजार ताकतों के दायरे में ला सकते हैं और उनकी संप्रभुता, क्योंकि वे लोग तो अपने समाज में पैसे का उपयोग ही नहीं करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों पर ही जीवित रहते हैं। ठीक है, तो उसे भी बाजार में लाया सकता है और उसकी संप्रभुता और अधिकारों से समझौता किया जा सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? तो पीबीटीजी पर तो आगे की स्थितियां क्या है? तो पीबीटीजी की स्थितियों पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद 2013 की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को विशेष रूप से पीबीटीजी समुदायों के लिए जनगणना, विशेष रूप से याद रखेगा, पीबीटीजी के लिए एक अलग जनगणना की डिजाइन करने की बात की जा रही है। विशेष रूप से पीबीटीजी समुदाय के लिए जनगणना डिजाइन और आयोजित करनी चाहिए। तो जनगणना में सिर्फ गिनती ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति का भी पता लगाया जाना चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से उन तक लाभ पहुंचा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस तरह से केंद्रित योजनाओं को हम लोग बना सके। ठीक है, सरकार बना सके। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है जुडिशियल कंट्राडिक्शन इन दिल्ली चीफ सेक्रेटरीज एक्सटेंशन, मतलब कि अभी हाल ही में नवंबर 2023 में ही न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी पर अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, फिर भी उनके टेन्योर में 6 महीने का एक्सटेंशन किया गया, उसी के कारण यह विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ चीजें देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
नवंबर 2023 के फैसले की आलोचना की गई, जिसमें गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद दिल्ली के मुख्य सचिव को 6 महीने के विस्तार की अनुमति दी गई। यह संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने में न्यायालय की कथित असंगतता को उजागर करता है, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में और संवैधानिक तर्क और पिछले न्यायिक ज्ञान के क्षरण। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। असंगतता, क्षरण के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। तो मुख्य इसके क्या क्या बातें हैं, जैसे दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल के विस्तार की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यायिक आत्मत्याग के उदाहरण के रूप में देखा गया है। कहीं ना कहीं न्याय का उल्लंघन देखा गया है। न्यायालय द्वारा अपने ही पहले के सेवा फैसले को पलटने पर सवाल उठाया गया है, जिसमें दिल्ली में सेवाओं पर निर्वाचित सरकार के नियंत्रण पर जोर दिया गया था। मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और दिल्ली के मुख्यमंत्री की उन्हें हटाने की सिफारिश के हितों को टकराव पैदा हो रहा था। ठीक है, उसके बाद 2023 के संशोधन पर न्यायालय की निर्भरता और मुख्य सचिव की भूमिका की व्याख्या की रोयप्पा सहित पिछले फैसलों के साथ असंगत होने के कारण आलोचना की जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, कुछ मुख्य पॉइंट्स है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली के टेन्योर का एक्सटेंशन में। ठीक है, तो यह स्वीकार करने में न्यायालय की विफलता की ओर इशारा करता है। 2023 के संशोधन ने रोयप्पा मामले के आवेदन को बाहर नहीं किया है। तो प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या करने में असंगतता महसूस की, खासकर मुख्य सचिव के विस्तार और 2023 में संशोधन पे। तो मुख्य सचिव के खिलाफ गंभीर आरोप और निर्वाचित सरकार और नौकरशाही के बीच विश्वास के टूटने से उत्पन्न हितों के टकराव को संबोधित करता है ये मामला। ठीक है, तो न्यायालय का अपने पिछले फैसले, विशेष रूप से सर्विसेज फैसले और रोयप्पा मामले से विचलन, उसके बाद सुसंगत न्यायिक रुख को बनाए रखने में भी चुनौती उत्पन्न हुई है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फेस की है। ठीक है, तो इसके लिए आगे का रास्ता क्या है? तो सुसंगत न्यायिक रुख सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने पिछले फैसले, खासकर सर्विसेज और रोयप्पा मामले पर दोबारा गौर करके और उसमें सामंजस्य संतुलन बैठाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो नौकरशाही नियुक्तियों में हितों के टकराव और भ्रष्टाचार के आरोपों को संबोधित करना जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शासन और जवाबदेही पर व्यापक प्रभाव को देखते हुए न्यायालय को अपना संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित भविष्य के निर्णय जो हैं वो संवैधानिक तर्क और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्पष्ट समझ के लिए किए जाने आवश्यक है, जिससे कि सरकार और न्यायालय की जो छवि है वो बची रहे। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।